मैं आरती यादव आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए प्लांट किंगडम में एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाली हूँ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जन्म किस प्रकार से होता है, संरचना कैसी होती है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, ये सभी पॉइंट पर आज यहाँ पर हम डिस्कस करूंगी और आज आपका ये टॉपिक पूरा ही फिनिश कर दूंगी। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वे सभी पॉइंट आज की वीडियो में पूरा फिनिश करा देंगे। ठीक है, तो आज आपका ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो एमसीक्यू है वो आपको सुबह वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, इसके जो भी एमसीक्यू, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो सभी एमसीक्यू आपको सुबह की क्लास, जो हमारी सुबह की नाश्ते की क्लास आती है उसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए आज बात करते हैं ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसमें किस प्रकार के पादप आते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट किंगडम में हमारा एक आता है पादप जगत में ब्रायोफाइटा। इससे पहले हमने आपको शैवाल के बारे में बताया हुआ था। शैवाल क्या होता है, उसमें जन्म किस प्रकार से होता है, पूरा शैवाल विद एमसीक्यू के साथ हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उन वीडियो को आप लोग जरूर देखें। तो हमने आपसे शुरुआत में बताया था, जब पादप जगत को स्टार्ट किया था तभी हमने आपको बताया था कि पादप जगत को कई समूहों में बांटा गया है। 5 समूहों में लगभग बांटा गया है। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इस प्रकार से हमने इनको बांटा हुआ था। तो थैलोफाइटा आपका कंप्लीट हो गया। थैलोफाइटा में आपका शैवाल आता है। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका क्या है, ब्रायोफाइटा। अब देखो ब्रायोफाइटा में थोड़ा विकास और हुआ, शैवाल से थोड़ा इसमें विकास और थोड़ा होगा। शैवाल में संरचना उनकी जैसी थी उससे थोड़ा विकास इसमें आपका और होगा, लेकिन इनकी जो संरचना है वो लगभग काई यानी शैवाल जैसी ही है। शैवाल जैसी ही संरचना है, जैसे आपको काई दिखाई देती है तालाबों किनारे, उसी प्रकार से आपको ब्रायोफाइट भी दिखाई देती है। छोटे पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं, छोटे पादप होते हैं और ये आपके जल और थल दोनों में ही पाए जाते हैं। जल और थल दोनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो देखते हैं एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो देखो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, यानी कि ये कहाँ पर पाए जाते ज्यादातर। तो ये आपके जो होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जल में। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ पर हुई, जल में हुई। इसके अंतर्गत आपका जो मॉस पादप आते हैं, जिसे मॉस कहते हैं, लिवरवर्ट होता है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, मॉस के अंतर्गत क्या क्या आता है, लिवरवर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, सभी पॉइंट यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया है। आपसे पूछा जा सकता है क्या में कि ब्रायोफाइटा शब्द किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ब्रायोफाइट शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द दिया गया, ब्रायोफाइट। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। देखो ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन है वो आप किसमें करोगे, ब्रायोफाइटा के पादपों का जो अध्ययन है वो ब्रायोलॉजी में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, ब्रायोलॉजी में। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय ब्रायोलॉजी यानी भारतीय ब्रायोफाइट के जनक कौन है, तो भारतीय यानी कि इंडियन ब्रायोलॉजी के जो जनक है, फादर है, वो आपके SR कश्यप है। कौन है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो वो आपके SR कश्यप, इनका पूरा नाम है शिवराम कश्यप। SR का मतलब है शिवराम कश्यप। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपका। इसमें संवहन ऊतक यानी कि जो आपके वेस्कुलर टिश्यू यानी जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो आपके नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक का मतलब क्या होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते उसे कहा जाता है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आता है। तो ये आपके थैलोफाइटा में भी नहीं था और आपके ब्रायोफाइटा है उसमें भी आपके संवहन ऊतक नहीं पाए जाते।
समान ऊतक के साथ साथ इसमें बीज भी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? बीज। जो सीड होता है वो भी आपका ब्रायोफाइटा में नहीं बनता है, और आपका जो शैवाल थे थैलोफाइटा था उसमें भी आपके बीज नहीं पाए जाते थे। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्या ब्रायोफाइटा में बीज बनते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा में बीज नहीं बनते हैं। आपके जो शैवाल थे वो हैप्लॉइड थे, यानी कि एक हैप्लॉइड माने जाते। उसी के साथ साथ जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये भी आपके हैप्लॉइड ही होते हैं। इसका युग्मक जो होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है, अगुणित होता है। और शैवाल का भी अगुणित होता है, जबकि ब्रायोफाइटा का भी जो युग्मक होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब बात करते हैं, ये जल एवं थल दोनों में ही पाए जाते हैं। ये जल और थल दोनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो वो आपका किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? ये भी पॉइंट आप समझे। तो ये जल और थल में दोनों में पाए जाते हैं। इनका जो जीवन है वो थल में है, लेकिन जब ये लैंगिक जनन करते हैं, जब जनन की क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन इनका होता है, तो ये जल से ही इनका संभव है। बिना जल के ये जनन नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट देखो नीचे लिखा हुआ है, इनमें निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के जनन नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप ब्रायोफाइटा में जल की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है? इनका जनन है वो किसके द्वारा होता है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ब्रायोफाइटा के जो निषेचन की क्रिया है, ब्रायोफाइटा के अंदर जो भी पादप आते हैं आपके मार्केंसिया, रेक्सिया, इन सब का जो जनन है वो सभी जल में ही होता है। इनका निषेचन की जो क्रिया है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, वो किसमें होती है? जल यानी कि वाटर में होती है। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इनका जो निषेचन है वो जल में होता है, जबकि ये रहते कहाँ है? तो ये थल में रहते हैं। थल का मतलब है चट्टानों पर पाए जा सकते हैं, मृदा पर हो सकते हैं, पहाड़ों पर हो सकते हैं, दीवारों पर हो सकते हैं। दीवारों पर कई कबार देखा होगा आपने काई की तरह एक ब्रायोफाइटा भी होता है। आप ये ना समझे काई है तो वो शैवाल ही हो सकता है, ऐसा नहीं है, ब्रायोफाइटा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चट्टानों पर पाए जाते हैं, दीवारों पर पाए जाते हैं, आपके पहाड़ों पर पाए जाते हैं, मृदा पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे थल और जल में दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये नमयुक्त वातावरण में रहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नमयुक्त, जहाँ नमी होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। ये पौधे छोटे और थैलस के रूप में पाए जाते हैं। ये जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, और थैलस इनका शरीर यानी कि जड़, तना और पत्ती में आप इनमें विभेद नहीं कर पाओगे। थैलस का मतलब ही होता है ऐसे पादप जिनमें जड़, तना और पत्ती में आप विभेद नहीं कर पाते हो, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे, कौन इसका जड़ है, कहाँ इसका तना, कहाँ इसकी पत्ती है। ऐसे पादपों को थैलस कहा जाता है। तो शैवाल भी आपके थैलस रूप में पाए जाते थे, और ब्रायोफाइटा भी आपका थैलस रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। फर्क इतना है कि जो ब्रायोफाइटा है ये जल और थल दोनों में रह सकता है, जबकि शैवाल आपके ज्यादातर कहाँ रहते थे? वो आपके पानी में पाए जाते हैं अधिकांश, ठीक है। उनका निषेचन, ब्रायोफाइटा का जो निषेचन है वो जल में ही संभव है। अब बात ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है ये तो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर, ब्रायोफाइटा में जड़ तो नहीं होती है, लेकिन जड़ों के स्थान पर एक मूलाभास होता है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राइजोइड्स कहाँ पाए जाते हैं? पादप जगत के पादप जगत में कौन से समूह में राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा में आपके क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स होते हैं, यानी जड़ों के स्थान पर क्या पाया जाता है? मूलाभास, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसे राइजोइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोइड्स कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर मूलाभास यानी कि राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। भारतीय बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो एस.आर. कश्यप को। इनमें समान ऊतक और बीज नहीं पाए जाते। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं।
ये नमयुक्त वातावरण में पाए जाते हैं। इनमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये पौधे छोटे और थैलस के रूप में होते हैं, जड़ तना पत्ती इनमें नहीं पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर मूलावास होती है, जिसे इंग्लिश में राइजोट्स कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे की चर्चा करते हैं, देखते हैं इनमें जनन किस प्रकार से होता है, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा क्या है। इस वर्ग आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ग का सबसे ब्रायोफाइटा में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है और सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, उसके बाद बात करेंगे इसमें जनन किस प्रकार से होता है। जो ब्रायोफाइटा है उसमें जनन किस प्रकार से होता है, उसके नर जननांग को क्या कहते हैं और मादा जननांग को क्या कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा के नर जननांग को क्या कहा जाता है और मादा जननांग को क्या कहते हैं। इसमें जनन किस प्रकार से होता है यहीं पर हम अभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी, तो लगातार वीडियो को जरूर देखते रहना और जो भी पॉइंट हम यहाँ पर लिखे हमारे साथ लिखते हुए चले। और अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े टारगेट बायोलॉजी से, तो वहां पर जुड़ जाइए। वहां पर आप एग्जाम संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है वो हम डाल देते हैं और वहां पर हम क्यूज भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, या आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर टारगेट बायोलॉजी तब भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा क्या है। तो इस वर्ग का सबसे बड़ा पादप हमारा है डाउसोनिया। डाउसोनिया नाम का एक पादप है जिसकी लंबाई है 40 से 50 सेंटीमीटर। बहुत छोटा है लेकिन है सबसे बड़ा। इसमें ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा जो है वो आपका क्या है, डाउसोनिया, जो कितना है 40 से 50 सेंटीमीटर। सबसे छोटा पादप कौन सा है, तो जुप्सिस अर्जेंटेटा। जुप्सिस अर्जेंटेटा नाम का एक पादप है जो इस वर्ग का सबसे छोटा पादप है। सबसे बड़ा कौन सा है, डाउसोनिया, सबसे छोटा कौन सा है, जुप्सिस अर्जेंटेटा, ठीक है। अब बात करते हैं जनन की। जनन किस प्रकार से होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। देखो जनन जो इसमें होता है वो आपका दो प्रकार से होता है, वर्धी जनन और लैंगिक जनन। वर्धी जनन मतलब की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन मतलब की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्धी जनन जो इसमें होता है वो कई विधि से होता है, जैसे कि विखंडन। विखंडन का मतलब आपको पता है, कोई पादप का टुकड़ा टूटकर अलग होकर और ये नए पादप का निर्माण यदि कर लेता है तो इस क्रिया को विखंडन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। कोई पादप का टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है और उससे नए पादप का निर्माण हो जाए टूटे हुए टुकड़े से उससे, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो विखंडन के द्वारा होता है, प्रोटोनेमा यानी पुतंतु के द्वारा होता है। तो आप लोग वर्धी जनन को अच्छे से याद कर ले। वर्धी जनन किस किस के द्वारा, तो विखंडन, प्रोटोनेमा, पुतंतु जिसे कहा जाता है, और कई भी विधियां और है इसकी। बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन जो होता है इसमें विषम युग्मकी होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन किस विधि, लैंगिक जनन है वो कैसे है, विषम युग्मकी या सम युग्मकी होता है। तो इसमें लैंगिक जनन जो होता है वो विषम युग्मकी होता है। अलग अलग युग्मक होते हैं, नर युग्मक अलग, मादा युग्मक अलग, यानी कि। तो देखो ब्रायोफाइटा में नर जननांग को क्या कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा में नर जननांग को पुधानी कहा जाता है, यानी कि इसमें कहा जाता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम नर जननांग को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा में नर जननांग को पुधानी कहा जाता है, जबकि मादा जननांग को स्त्रीधानी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्केगोनियम। क्या कहा जाता है, आर्केगोनियम। ये दोनों ही शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए इस पे। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ब्रायोफाइटा में नर जननांग को क्या कहते हैं, तो पुधानी कहते हैं, एंथ्रेडियम कहा जाता है, जबकि मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्केगोनियम। अब यहाँ पर बताएंगे ये कैसे युग्मक बनाते हैं। इनमें सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है या बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा पादप जगत का ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
पीढ़ी एकांतर पाया जाता है, अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है, तो वो आपका ब्रायोफाइटा ही है। ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण होता है। कैसे पीढ़ी एकांतरण, इसका मतलब क्या है, तो अभी हम आगे आपको समझाते हुए चलेंगे पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है। यानी कि पीढ़ी एकांतरण इसमें होता है, ब्रायोफाइटा के जो मेंबर है उसमें जो सदस्य आते हैं, जो पादप आते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण। यानी कि इसमें युग्मक पहले बनेगा कि बीजाणु पहले बनते हैं, इस चीज को अभी हम इस बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो आप देखो कैसे समझोगे इसमें पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से होता है। इसे पीढ़ी एकांतरण क्यों कहा है यहाँ पर कि ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं, मार्केंसिया, एरेक्सिया, भी बताएंगे आपको कि कौन सा मॉस होता है, लिवरवर्ट में कौन आते हैं और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, ये भी अभी आगे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर कि ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पीढ़ी एकांतरण क्यों कहा गया है यहाँ पर। तो देखो पीढ़ी एकांतरण का मतलब यहाँ पर अच्छे समझाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो एक है आपका नर जननांग, अभी हमने आपको बताया था नर जननांग को क्या कहते हैं, पुधानी कहते हैं। देखो फिगर आपको देखना है तो आपकी किताब आपके पास होगी, आप वहां पर देख लीजिए। हम देखो दोनों में डिफरेंस है, ये हम बता देते हैं। नर जननांग जो होता है उसमें अलग है उसका पादप, और मादा जननांग उसका पादप अलग होता है। ठीक है, तो नर जननांग को क्या कहते हैं, पुधानी कहते हैं, पुधानी। देखो आपको क्या है, सिर्फ समझना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है। तो आप कैसे याद करोगे, नर जननांग को क्या कहते हैं, पुधानी कहते हैं, और दूसरा आपका है मादा जननांग। आपको ये समझना होगा, यहाँ पर सिर्फ इतना हम समझाने की कोशिश करेंगे कि युग्मोत्भिद पहले होता है या बीजाणुभिद पहले होता है, बस इतना समझ जाइए आप। मादा जननांग को क्या कहते हैं, स्त्री धानी कहते हैं। मादा जननांग जो होता है इसमें उसे क्या कहा जाता है, स्त्री धानी कहा जाता है, आर्केगोनियम कहा जाता है। तो इसमें क्या होगी, युग्मक निकलेंगे। इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि स्मॉल एन युग्मक। एक युग्मक आपका ये जो होते हैं वो हैप्लॉइड होंगे, एक युग्मक ये, और स्त्री धानी से युग्मक निकलेगा। तो देखो युग्मक स्त्री धानी में बन रहे वो युग्मक बाहर निकले तो ये क्या है, और ये कहाँ क्रिया होगी, जल के अंदर। अभी हमने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके अंदर होता है, जल के अंदर होता है। निषेचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है, जल के अंदर। तो युग्मक बने तो इसका मतलब इसे कहा जाता है युग्मकोविद। यानी कि यहाँ पर जो क्रिया हुई वो क्या कहलाती है, युग्मकोविद। यहाँ पर आपके क्या बने, युग्मक का निर्माण हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, युग्मकोविद हुआ। अब बात करते हैं युग्मक जब हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों ही निषेचन करेंगे। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो ये 2n का निर्माण करेंगे। क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये युग्मनज बन गया मेरा। क्या बन गया, युग्मनज। और युग्मनज बनने के बाद क्या होगा, जब युग्मनज बन जाएगा तो भ्रूण का निर्माण होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ब्रायोफाइटा में भ्रूण का निर्माण होता है, तो हाँ ब्रायोफाइटा में भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब भ्रूण का निर्माण होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आगे की जो क्रिया है वो आपकी दुगुणित बीजाणुविद बन गया। कैसा हो गया, 2n है तो इसका मतलब क्या है, दुगुणित हो गया। ये दुगुणित, पहले क्या था, अगुणित थे। एन और एन कैसे थे आपके, हैप्लॉइड थे। लेकिन जब एन और एन जब आपस में मिले तो निषेचन हुआ, निषेचन हुआ तो युग्मनज बना। युग्मनज जब बन गया तो ये दुगुणित हो गया। कैसा हो गया, दुगुणित हो गया, दुगुणित बीजाणुविद, बीजाणुविद। अब देखो दुगुणित ये भ्रूण का निर्माण हुआ तो दुगुणित बीजाणुविद बन गए। जब दुगुणित बीजाणुविद बन गए तो इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कई बीजाणु बन के वहां पर तैयार, अगुणित बीजाणु। यहाँ पर क्या हुआ, आपका अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, 2n से जो n में बढ़ गई, यानी 2n थी ये, 2n जब होगा अर्धसूत्री हुआ तो क्या होगा, nn। तो यहाँ पर आपके कई n बन के, यानी कि इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जब अगुणित बीजाणु, इनको कहते हैं अगुणित बीजाणु। क्या कहते हैं, अगुणित बीजाणु। इनको अगुणित बीजाणु कहा जाता है। ये अगुणित बीजाणु क्या होंगे, ये अलग होके एक नए पादप का निर्माण फिर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक नए पादप का निर्माण करेंगे। नए पादप का निर्माण फिर से हो जाएगा।
नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण होगा और नए पादप का निर्माण होगा तो पुनः फिर ये पादप बनेगा, बनके फिर पुनः एक नया पादप तैयार हो जाएगा। क्या बनेंगे? एक पुनः नया पादप बनके इस प्रकार से आपका तैयार हो जाएगा। वो पादप आप देख लेना, उसमें फोटो छपी हुई है इनकी, ठीक है। इस प्रकार से एक नया पादप बनके तैयार हो जाएगा। तो एक नया पादप फिर बनेगा, फिर वही क्रिया होगी, फिर युग्मक निकलेंगे बाहर, फिर युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर दुगुणित बीजाणुविद, बीजाणुविद जब बनने के बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर अगुणित बीजाणु बनेंगे, फिर नए पादप का निर्माण। तो ये क्या हुआ? एक पीढ़ी एकांतर हुआ, मतलब एक के बाद फिर वही चक्र जीवन इनका जो चल रहा है वो एक हुआ काम, युग्मोद्भिद हुआ, युग्मोद्भिद फिर बीजाणु बने, बीजाणु से फिर युग्मक बने। तो ये इसे ही कहते हैं पीढ़ी एकांतर, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये क्या, यानी कि पीढ़ी एकांतर हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, यानी कि सबसे पहले क्या बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ब्रायोफाइटा में बीजाणु पहले बनते हैं या युग्मोद्भिद पहले युग्मक बनते हैं। तो पहले युग्मोद्भिद होता है, उसके बाद जो क्रिया होती है वो बीजाणुविद की होती है, सेप्रोफाइट बनते हैं। और बनने के बाद फिर क्या होता है, फिर पुनः फिर नए बीजाणु का निर्माण फिर होता है और नए पादप का निर्माण फिर पुनः हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्या बनेगी, इस प्रकार से आपका ये पीढ़ी एकांतर होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्रिया होती है। सेप्रोफाइट इसे इंग्लिश में कहा जाता है, बीजाणुविद को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट, 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 बीजाणुविद को इंग्लिश में सेप्रोफाइट कहा जाता है। तो ये क्या हुआ? पीढ़ी एकांतर की क्रिया हुई। नर जननांग को पुदानी कहते हैं, मादा जननांग को स्त्रीधानी, युग्मक निकलेंगे, निषेचन की क्रिया होगी, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से फिर भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फिर दुगुणित बीजाणुविद और इनमें असूत्री विभाजन की क्रिया होगी। असूत्री विभाजन होने के बाद ये फिर पुनः एन में बदल जाएंगे, अलग अलग एन हो जाएंगे और ये पुनः अगुणित बीजाणु फिर नए पादप का निर्माण करेंगे। तो इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतर कहते हैं। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी पर। तो देखते हैं आगे ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। देखो ब्रायोफाइट को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहले लिवरवर्ट्स, जिसे हेपेटिकोप्सर कहा जाता है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और तीसरा आपका है मॉस। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मॉस किस समूह में रखे गए, मॉस पादप जो होते हैं वो उसे किस समूह में रखा गया है। तो मॉस को आपका किस में रखा गया? ब्रायोफाइटा में रखा गया है। मॉस पादप जो होते हैं उनको किस में रखा गया, किस जगत में रखा गया है? तो यानी कि समूह में रखा गया है, तो उसको किस में रखा गया? ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा समूह में उनको रखा गया है। ये मॉस के साथ साथ आप फंड भी याद कर लें, फंड आगे चर्चा भी करेंगे। टेरोडोफाइटा में, टेरोडोफाइटा में आपके फंड आते हैं। ये दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है कि फंड किस में आता है और मॉस किस में आता है। तो फंड जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा में आते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। फंड जो होता है वो टेरोडोफाइट में आता है, जबकि मॉस जो पादप होते हैं वो आपके ब्रायोफाइट में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दोनों से अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसकी ट्रिक्स भी हम आपको बता दें, तो ट्रिक्स आपकी ये क्या है? बम फट, ये ट्रिक आप अच्छे से याद कर ले, इससे आपको याद कर सकता है बम फट। बा से ब्रायोफाइटा, माँ से मॉस, माँ से क्या हो जाएगा? मॉस। तो ब्रायोफाइटा और दूसरा क्या हुआ? मॉस, यानी कि ब्रायोफाइटा में क्या आते हैं? मॉस आते हैं। फट यानी कि फा से फंड और टा से टेरिडोफाइटा, फा से क्या हो जाएगा? फंड और टा से क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। तो इससे आप याद कर सकते हो कि जो बम फट, बम बा से ब्रायोफाइटा, माँ से मॉस और टा से टेरिडोफाइटा और फा से फंड, यानी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत फंड आते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपके मॉस पादप आते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है वो 3 समूह में किया गया। लिवरवर्ट्स, लिवर जो होते हैं, लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो भी आपके ब्रायोफाइटा में ही आते हैं। लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉस। मॉस के अंतर्गत कौन सा पादप आता है? तो मॉस आपका एक पादप का नाम है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया नाम का एक पादप है, वो आपका मॉस पादप माना जाता है। जबकि हॉर्नवर्ट्स के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं? तो एंथोसिरोस और नोरोथाइलस, एंथोसिरोस और नोरोथाइलस नाम के ये 2 पादप हैं जो आपके हॉर्नवर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। हॉर्नवर्ट्स,
बात करते हैं लिवरवर्ट्स के अंतर्गत कौन आता है, तो रिक्सिया और मार्केंसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मार्केंसिया को किस समूह में रखा गया है, किस भाग में रखा गया है ब्रायोफाइटा के, तो वो आपके लिवरवर्ट्स होता है। क्या होता है, लिवरवर्ट्स। एक पादप है, यानी कि क्या नाम है जिसका, मार्केंसिया, और दूसरा क्या आपका, रिक्सिया। ये दोनों ही आप या डायरेक्ट याद कर लो, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस, नोरोथाइलस, ये सभी आपके ब्रायोफाइट हैं। ये सभी पादप कैसे हैं आपके, तो ये सभी आपके ब्रायोफाइट पादप होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, आर्थिक महत्व। कुछ मॉस ऐसे होते हैं यदि ये इनकी मृत्यु हो जाए, इनका आर्थिक महत्व एक ही है, इंपोर्टेंट है तो याद कर लेना। कुछ मॉस पादप ऐसे होते हैं यदि इनकी मृत्यु हो जाए तालाब में, तो तालाब में नीचे ये जाके एकत्र हो जाते हैं, और एकत्र होने के बाद तालाब में एकत्र होने के, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो एकत्र होने के बाद ये क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करने में सहायक होते हैं। मृदा का निर्माण करने में कौन सहायक होते हैं, कुछ मॉस पादप। कुछ मॉस पादप जब ये तालाब में इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये मृदा का निर्माण करने में सहायक होते, तो ये इसका एक आर्थिक महत्व है। ठीक है, तो ये हमारा था ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, जो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको सुबह वाली क्लास में मिलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सभी एमसीक्यू आपको सुबह की जो नाश्ते क्लास हमारी आती है उसी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सुबह की क्लास देखना बिल्कुल भी न भूलें। आपने पिछली वीडियो बायोलॉजी की नहीं देखी हो सभी, तो जरूर देखें, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है टॉपिक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, अभी तक आपने वीडियो को शेयर न किया तो प्लीज शेयर जरूर कर दें, लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन न किया हो तो कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे टारगेट बायोलॉजी। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।